ये आपने पोस्टर देखा, कैसा लगा? ठीक लगा? तो इसमें प्रमुख पात्र आपको सब दिख जाएंगे. यू विल सी द लीडिंग कैरेक्टर्स ऑफ दिस जेफरी ने बना दी जोड़ी फिल्म. आज प्रधानमंत्री जी इजराइल की यात्रा पर हैं, अभी पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे. पहली बार वो 2017 में वहां गए थे या भेजे गए थे या भिजवाए गए थे, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे. लेकिन जिस माहौल में इजराइल का ये दौरा हो रहा है, उस माहौल को भी समझना जरूरी है. जो हमारा एक बहुत पुराना साथी है ईरान, उस पर अमेरिका हमला बोलने की काफी खबरें आ रही हैं कि कभी भी हो सकता है. इस माहौल में प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हैं. धमकियों से डरे प्रधानमंत्री जी. ईरान और रूस से हमारे जो व्यापारिक रिश्ते थे उससे किनारा कर लिया और इजराइल की तरफ दोनों हाथ खोलकर बढ़ रहे हैं गले लगने. इसकी एक क्रोनोलॉजी है और वो क्रोनोलॉजी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं. मोदी जी जब कुर्सी पर बैठते ही ये क्रोनोलॉजी शुरू हो गई, अमेरिका में शुरू हुई. उसके भी पात्र यहां कुछ दिख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर. भारत की जो विदेश नीति रही है, हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर हमेशा चले हैं. इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए और मानवीय आधार पर यह हो, इसका हम हमेशा समर्थक रहे हैं. लेकिन अमेरिका की, इजराइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दिशा बदल दी, उसकी दशा बदल दी. वी हैड अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फॉरेन पॉलिसी विद रिगार्ड टू इजराइल एंड पैलेस्टाइन. बट ever since Mr. Narendra Modi became the Prime Minister, a particular lobby of Israel and America got active and changed the direction of our foreign policy very decisively. अब जो फाइल्स हैं एप्स्टीन साहब की, एप्स्टीन को साहब बोलना जरूरी है इस देश में, नाराज हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए मैं एप्स्टीन साहब बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो माफी. तो एप्स्टीन साहब की जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स ने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी. पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपको यहां समझ में आएगी. और इसमें अकेले पूरी नहीं है, इसमें अनिल अंबानी भी हैं. आज एक और कैरेक्टर, एक और पात्र का इसमें आज एंट्री होती है. अब जेफरी एप्स्टीन मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक नामी यौन अपराधी है, एक बलात्कारी है, एक पापी है. लेकिन हमारी मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है. हमारे लिए खलनायक है, मोदी सरकार के लिए वो नायक है. आप कहेंगे कि भाई वो तो मर चुका है, आप उसको है क्यों बोल रहे हैं, था क्यों नहीं बोल रहे. यू मे गेट दिस डाउट दैट एप्स्टीन इज डेड. व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट हिम इन प्रेजेंट टेंस. देखिए साहब, एप्स्टीन भले मर गया, एप्स्टीन हमारी सरकार के फैसलों में, हमारी सरकार की नीतियों में जिंदा है. एप्स्टीन एक विचार है. एप्स्टीन मरा नहीं करते, विचार कभी मरते नहीं है. एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूं. अब मैं जब क्रोनोलॉजी पे आऊं तो 2014 से 17 के बीच एप्स्टीन और हरदीप पुरी की कम्युनिकेशन, एप्स्टीन और अनिल अंबानी की कम्युनिकेशन, इस सब पे मैं भी आऊंगा, पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा आपको. एहूद बराक एक और पात्र हैं जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी थे, एक इससे पहले, और वहां की एजेंसी मोसाद के बड़े जाने माने नाम माना जाता है. ये जो पार्ट 2 हो रहा है ना इजराइल का, ये भी नरेंद्र मोदी का बेचारे का खुद का फैसला नहीं है. ये मैं अब उनको ब्लेम कर दूं, अच्छा नहीं. देखिए, इसमें एप्स्टीन साहब की जिम्मेदारी, इसमें इस लॉबी की जिम्मेदारी. ये जो नच बलिए का सीजन 2 है, इसका भी डायरेक्टर जो है वो नच बलिए, तो आप समझ रहे हैं क्योंकि एक मेल आई थी कि नाचा गाया जो भी, इसके भी डायरेक्टर एप्स्टीन हैं. और जो पिछले दिनों ट्रेड डील में हमने जल्दबाजी में सरेंडर किया, ये सब उसी कड़ी का हिस्सा है. मोदी जी जानते हैं कि एप्स्टीन की जो आंच है उन तक भी आ सकती है. पुरी, हरदीप पुरी सिर्फ एक प्यादा है, कहानी उससे ज्यादा है. अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था
और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला, ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का, और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है, 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। शुरू कहां से हुआ? हरदीप पुरी इनसे मिले एप्स्टीन से 6 जनवरी को। आप खुद समझ जाइए कि क्या सलाह दी होगी, आप खुद समझ जाइए कि क्या संदेश दिया होगा, आप खुद समझ जाइए कि किसकी तरफ से वो संदेश दिया होगा। हरदीप पुरी खुद तो अनिल अंबानी का नाम अपनी तरफ से तो नहीं लेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे। तो किसी का संदेश था जो हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को 6 जनवरी 2017 को दिया। उसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़े, दीपक चोपड़ा की मदद ली, और भी लोगों की मदद ली होगी। अब सिलसिला शुरू होता है एप्स्टीन और अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद गौतम अडानी से भी पुराने दोस्त। 23 फरवरी को जेफरी एप्स्टीन, ये सब 2017 की सीरीज चल रही है अभी, अब तक जो मैंने प्रेस वार्ताएं की 2014 तक की थी, अब मैं और आगे बढ़ा। 23 फरवरी 2017 को जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को लिखते हैं, इन द ईमेल आई सेंट यू Ehud Barak's contact details. In my experience, a level above the rest. Ehud Barak का परिचय जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी से करवाते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, नंबर 1, हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलते हैं। मिलने की उस मुलाकात के तुरंत बाद एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढते हैं, अनिल अंबानी से मुलाकात होती है। फिर एप्स्टीन अनिल अंबानी को ईमेल के माध्यम से एहुद बराक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, उनसे मिलवाते हैं। अब आ जाइए साहब 2017 के 1 महीना और आगे बढ़े। 2 मार्च को अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 3:11 पे एक मेल भेजते हैं। विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद व्हाइट हाउस फॉर इंडियाज रिलेशनशिप एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ये किसके बिहाफ पे लिखा जा रहा है? अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 2 मार्च 2017 को लिखते हैं कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि भारत व्हाइट हाउस से अपने रिश्ते कैसे रखेगा और किस तरह की डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका में हो सकती है, इस पे मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अनिल अंबानी लिख रहे हैं 2 मार्च को 2017 को जेफरी एप्स्टीन को। स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों के दिमाग में? क्योंकि काफी तारीखें हैं, काफी मेल्स हैं। क्लियर? अब जेफरी एप्स्टीन उसका जवाब देते हैं 1 मिनट के बाद, 3:12। इंटरेस्टिंग, रिमेंबर व्हाट आर यू विलिंग टू गिव, नो आइडियोलॉजी नीडेड, टिट फॉर टैट। कि बोले बढ़िया, वेरी गुड, अब ये बताइए आप हमें क्या दे सकते हैं, इसमें कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है, एक हाथ दे एक हाथ ले। ये जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को सीधी सीधी बात कर रहे हैं, खरी खरी बात कर रहे हैं। 3:14, 1-2 मिनट के गैप में अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, पूरा भारत का बाजार खोल देंगे, जो भी आपको चाहिए दे देंगे। इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, ये 4 शब्दों की मेल है अनिल अंबानी की जेफरी एप्स्टीन को 3:14। तारीख 2 मार्च 2017। 3:19 पे जवाब आता है जेफरी एप्स्टीन का अंबानी को, आई विल गेट सम इनसाइड बेसबॉल फॉर यू। ये एक अमेरिका का स्लैंग है। इनसाइड बेसबॉल का मतलब कि अंदर क्या चल रहा है, वो जो अंदर स्कूप है, अंदर की कोई खबर है, वो मैं आपको देता हूं पता लगा के। ठीक है साहब? कुछ मिनटों बाद, आधे घंटे बाद, 4 बजने में 1 मिनट कम, 3:59 PM पे जेफरी एप्स्टीन एहुद बराक को लिखते हैं। सीधा एहुद बराक पे बात पहुंच गई। कैन यू गिव मी सम इंसाइट इनटू व्हाट रोल इंडिया माइट प्ले
in US defense wishes. क्या एहुद बराक जी आप मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो कि भारत की भूमिका, अमेरिका की जो इच्छा है रक्षा के मामले में, अमेरिका की जो नीति है रक्षा के मामलों में, सौदों के मामले में, भारत की क्या भूमिका हो सकती है? अनिल अंबानी को वापस रिपोर्ट करना है। अनिल अंबानी यहां किसी को रिपोर्ट करने वाले होंगे, तो रिपोर्ट करने से पहले जेफरी एप्स्टीन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक को कहते हैं, साहब मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब शायद उनकी आपस में फोन पे बात हुई होगी, क्योंकि एहुद बराक की मेल्स बहुत कम है, समझदार होंगे, कम से कम हरदीप पुरी से तो समझदार होंगे ही, तो फोन पे बात करते होंगे, और क्योंकि एजेंसी के आदमी है वहां तो और समझदार होंगे, सावधान रहते होंगे, जो भी हो फोन पे बात हुई होगी। अब आइए आप 16 मार्च 2017 में अनिल अंबानी जी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, हेलो, I was in Delhi. Leadership would like your help for me to meet Jared and Bannon ASAP. Please advise. Likely visit to DC by Prime Minister in May to meet Donald. Also assistance on that. अब ये बड़ी रोचक मेल है साहब, बड़ी महत्वपूर्ण मेल है। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 16 मार्च 2017 को लिखते हैं। अब मैं हिंदी में बताता हूं आपको। हेलो, मैं दिल्ली में हूं, यथा नेतृत्व, भारत सरकार नेतृत्व आपकी मदद चाहता है कि मैं जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और स्टीव बैनन ट्रंप के बहुत पुराने, बहुत सहयोगी रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, उनका इलेक्शन मैनेजर रहे हैं। स्टीव बैनन का नाम आप गूगल करेंगे समझ में आ जाएगा कि भारत का नेतृत्व चाहता है आपकी मदद कि मैं, यानी कि अनिल अंबानी, जैरेड कुशनर से और बैनन से, स्टीव बैनन से तुरंत मिल पाऊं। प्लीज एडवाइस, सलाह दीजिए। प्रधानमंत्री शायद मई में वॉशिंगटन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, उसमें भी मुझे आपकी मदद चाहिए। ये अनिल अंबानी लिख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। उसके बाद मेल्स में है एक्सचेंज कि किस नंबर पे बात करूं, फिर नंबर पे बात हुई होगी। उन कॉन्वर्सेशंस में क्या हुआ, उन कॉल्स में क्या हुआ, हमें नहीं मालूम, इसलिए उस पर मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। अब आइए 29 मार्च 2017 अंबानी साहब लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को, The White House announced yesterday PM Modi's trip to DC. Can you tell me when and the dates? Thanks. कि व्हाइट हाउस से एक घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहे हैं, क्या आपको मालूम है डेट्स क्या हैं? ये किसके बिहाफ पे पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। इस सब में फॉरेन ऑफिस का कोई रोल नहीं है, इस सब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं है, इस सब में भारत के राजदूत दरकिनार बैठे हुए हैं, कभी हरदीप पुरी, कभी अनिल अंबानी, एप्स्टीन साहब तो हैं ही। इस तरह से हमारी विदेश नीति चल रही है आज भी। 2014 से लेकर आज तक ये लोग हमारी विदेश नीति चला रहे हैं। खून नहीं खोलता आपका, मुझे बताइए। जेफरी एप्स्टीन का जवाब सुनिए उसी दिन, कुछ मिनट बाद, आई एम टोल्ड इट इज अ पार्ट ऑफ द इजराइल स्ट्रैटेजी। भारत की इजराइल स्ट्रैटेजी का निर्णय के कॉन्टोर्स का फ्रेमवर्क ऐसे तय हो रहा है। आज प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं ना, ये ऐसे तय हो रहा है। जेफरी एप्स्टीन ने तय किया, ये नींव जो डली 2014 के बाद भारत और इजराइल के संबंधों की, ये जेफरी एप्स्टीन ने तय किया, ये नींव उसने डाली। एहुद बराक, जेफरी एप्स्टीन, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, ऐसे बनी हमारी विदेश नीति। आई एम टोल्ड इट इज अ पार्ट ऑफ इजराइल स्ट्रैटेजी, शुड नो मोर आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम पेरिस। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम टोल्ड that buy India, BUY, buy India in reality is limited to a certain category of things. That is, many can only be truly made in America. IT, yes. Jet engines, no. However, very enthusiastic over having private business involved as it is seen to be much less corrupt than government. ये जेफरी एप्स्टीन की मेल है अनिल अंबानी को कि ये जो भारत का सामान खरीदो, ये सब बड़ा छोटी सी बात है, लिमिटेड बात है, सीमित है। IT तक तो ठीक है, कोई जेट इंजन नहीं खरीदेंगे भारत से। और हां, यहां ये इस बात की बहुत रुचि है कि प्राइवेट सेक्टर से इंटरैक्ट करें, डील करें, क्योंकि सरकार भ्रष्ट है। ये जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को कह रहे हैं। ये है 29 मार्च 2017 की मेल। इसका अर्थ क्या हुआ? स्पष्ट तौर पे इसका अर्थ हुआ कि भारत, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से भारत की मीटिंग, मोदी साहब की मीटिंग, इजराइल के एजेंडा को पुश करने के लिए हो रही थी। द मीटिंग दैट वाज हेल्ड बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप, President Trump and Prime Minister Modi was to push the Israeli agenda. ऐसे बनी हमारी इजराइल की आज की नीति। अब अंबानी जी इसका जवाब देते हैं। प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग इजराइल ऑन 5th and 6th जुलाई, 29 मार्च को बताया जा रहा है अनिल अंबानी द्वारा जेफरी एप्स्टीन को कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी विजिटिंग इजराइल 5 और 6 जुलाई को जा रहे हैं 2017।
शर्म आती है ना? आ रही है, मुझे भी आ रही है। ये ऐसी विदेश नीति है हमारी। And then 7th, 8th in Hamburg for G20 where he will meet Donald, but a separate meeting being planned in DC. That's what I inquired. कि मैंने ये पता लगाया है कि 5-6 को तो ये जा रहे हैं इजराइल, 7-8 को हैम्बर्ग जहां G20 है, जहां वो डोनाल्ड से मिलेंगे, लेकिन एक अलग मीटिंग की भी प्लानिंग हो रही है डीसी में, डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की। ये अनिल अंबानी बता रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। अंबानी जी को जवाब आता है जेफरी एप्स्टीन का, यस आई फुल्ली अंडरस्टैंड। What I am told is that discussions regarding Israel strategy were dominating Modi dates. कि जो मुझे समझ में आया है, नहीं जो मुझे जानकारी मिली है, वो ये है कि इजराइल पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मोदी की डेट्स, ये सब उस पर निर्भर करती है। ये पूरी विजिट, ये पूरी मीटिंग्स डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की, इजराइल की, भारत की जो स्ट्रैटेजी होनी है उस पर फोकस्ड है। अब तारीखें कौन सी होंगी, एजेंडा क्या होगा, ये सब ऐसे तय हो रहा है। जब भारत में भारत का प्रधानमंत्री यूं करके कहता था मैं विश्वगुरु हूं, और सारे भक्त बोलते थे साहब आप विश्वगुरु हो यूं करके, तब असल में वो एक रोबोट थे, वो एक कठपुतली थे। किसके हाथ, उसमें और ज्यादा बुरा लगता है, किसके हाथ की कठपुतली थे? मोहन भागवत की है, चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे। एप्स्टीन, डोनाल्ड ट्रंप, एहूद बराक, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, इन सबके हाथ की कठपुतली भारत का प्रधानमंत्री, और बना फिरता है विश्वगुरु। आइए 31 मार्च पहले चलता हूं आपको। अंबानी साहब लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को, और इन सब की नींव में हमारे हरदीप पुरी हैं साहब, भूलना मत, मैं फिर आऊंगा हरदीप पुरी साहब पर। वो अगर अभी देख रहे हो, सुना है, देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल उनके ऊपर जो होती है, तो उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि भूलेंगे नहीं, अभी बहुत कुछ आना है उनका भी। तो 31 मार्च को अनिल अंबानी जी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, हेलो, any visibility on dates of our prime minister's visit to DC, PM in Israel 5-6 July, who do you know for track 2? अब ये बोल रहे हैं साहब कुछ और कुछ क्लैरिटी आई, हमारे प्रधानमंत्री डीसी कब जाएंगे, और प्रधानमंत्री 5 और 6 जुलाई को इजराइल में हैं। अब मुझे ये बताइए कि किसी को आप जानते हैं जिससे मैं ट्रैक 2 कर सकूं इजराइल के बारे में? ये ट्रैक 2 अनिल अंबानी के माध्यम से क्यों हो रहा था? ट्रैक 2 में भी बहुत स्थापित लोग हैं। अब हमारे सवाल भी हैं इस पर्टिकुलर मेल पर, इस मुद्दे पर मैं थोड़ा रुकता हूं। क्या एहूद बराक ट्रैक 2 था? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एप्स्टीन अनिल अंबानी को एहूद बराक से इंट्रोडक्शन दे रहा है, परिचय करवा रहा है। अब वो मिले या नहीं मिले हमारी जानकारी में नहीं, फोन पे क्या बात हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो आपके सामने है, फिर जेफरी अंबानी जी को कहता है लेट्स टॉक ऑन फोन। जब इन्होंने पूछा कि ट्रैक 2 में किसी को आप जानते हैं इजराइल से संबंधित, तो बोला कि फोन पे बात करते हैं। फिर उन्होंने क्या बात की हमें नहीं मालूम। 19 मई 2017 एहूद बराक उस दिन न्यूयॉर्क वापस लौट रहे हैं। उस दिन सुबह 10:30 बजे जेफरी एप्स्टीन मिलते हैं हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी से। 19 मई 2017 सुबह 10:30 बजे न्यूयॉर्क में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से मिलते हैं और एहूद बराक से 5 बजे मिलते हैं। 23 मई को जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी से मिलते हैं। लगातार ये मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार मेल्स चल रही हैं। ये ट्रायंगल, एक अजीब सा ट्रायंगल बना हुआ है, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, एहूद बराक, और उस ट्रायंगल के बीच में है जेफरी एप्स्टीन। ये हमारी विदेश नीति का ट्रायंगल है, और यही ट्रायंगल हरदीप पुरी का सुरक्षा कवच भी बना हुआ है। अभी तक कैबिनेट में इसीलिए बैठे हैं, इसी ट्रायंगल ने बचा के रखा है। 5 जून को हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, जेफ इफ यू आर बैक इन टाउन आई वुड लाइक टू ड्रॉप बाय फॉर अ चैट। क्या अगर आप शहर में हैं तो मैं आकर मिलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। 6 जून को जेफरी एप्स्टीन जवाब देते हैं, फोन टुमारो आई रिटर्न 15th, कि सुबह कल बात करते हैं, मैं 15 को लौट रहा हूं। और उसके बाद लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन, द मिडल ईस्ट डिड नॉट गो वेल, आई हैव सम स्ट्रॉन्ग व्यूज। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज इसके बारे में और बताता हूं। जेफरी एप्स्टीन की जो भाषा, जो टोन है इस मेल की, थोड़ी नाराज है कि मैं खुश नहीं हूं, जो मिडिल ईस्ट वाला हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मेरा इसके मामले में कुछ अलग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। क्या हुआ था साहब? 15 से 18 मई 2017 में महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, ये बात एप्स्टीन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई, ये बात एहूद बराक को पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की रोबोट जूनियर हरदीप सिंह पुरी से। रोबोट सीनियर तो आपको मैंने बता दिया, बाल नरेंद्र ने जब रोबोट बनाया था, बड़ा होकर वो खुद रोबोट बन गया। रोबोट जूनियर हरदीप पुरी को नाराजगी बताई जा रही है, आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज। अब
25 और 26 जून 2017 प्रधानमंत्री फाइनली अमेरिका पहुंच गए और उसके बाद 4 और 6 जुलाई के बीच इजराइल गए। जब वो इजराइल गए, पहले प्रधानमंत्री भारत के जो इजराइल गए थे, पैलेस्टीन नहीं गए। क्यों? क्योंकि रोबोट को वही करता है जो रोबोट को करने को कहा जाता है। यहां भी वही हो रहा है। आइए 6 जुलाई 2017, जेफरी एप्स्टीन, ये बड़ी रोचक बात है। जेफरी एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन हैं, जबोर वाई, उनको कहते हैं द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस। ये पूरी मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, कैसे एडवाइस ली, किसके माध्यम से ली। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, एहूद बराक, एप्स्टीन सबसे ऊपर। The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago and it worked. कि मेरी सलाह ली भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने और इजराइल में नाचे गाए, अमेरिकन राष्ट्रपति को खुश किया और वो कारगर साबित हुआ। इट वर्कड। अब ये पढ़ने के बाद तो मेरे को आगे बोलने की भी इच्छा नहीं है, मुझे लगता है आपको सुनना भी कुछ जरूरी नहीं बचा। ये हुआ हमारी विदेश नीति के साथ। ये रोबोट प्राइम मिनिस्टर हैं, रोबोट का कंट्रोल गलत हाथों में है, तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे बनेगी, सही नीतियां कैसे बनेगी, सही निर्णय कैसे होंगे, यह हमारे 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 मन का में दर्द है, यह हमारे गुस्से का कारण है। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। आप हमको जेल में डाल देते हैं, हमारे यूथ कांग्रेस वालों को डालो। यह नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत इतनी पुरानी सभ्यता, उसके प्रधानमंत्री का धागा, का कंट्रोल, का रिमोट कंट्रोल एप्स्टीन के हाथों में। कैसे बर्दाश्त होगा? और आगे बताता हूं, यह जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया कि वो सॉन्ग एंड डांस, इसीलिए मैं इसको नच बलिए पार्ट 2 कह रहा हूं, किस तरह से माइन्यूटली एप्स्टीन वॉज वॉचिंग द ट्रिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल। कितना गहन रूप से वो स्टडी कर रहे थे इस ट्रिप को, यह भी ये बताता है। तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था वो यहां से मालूम पड़ता है। पूरी रिपोर्ट थी उनकी, कौन बता रहा था उनको, हम यह भी जानना चाहते हैं। अब बहुत रोचक तथ्य अंत में बता रहा हूं, क्योंकि आगे कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस पे हमें करनी है। 2014 और 17 के बीच जब हरदीप पुरी लगातार एप्स्टीन से मिलते थे, उस दौरान एहूद बराक का एक खास साथी, मोसाद का एक बहुत बड़ा एजेंट योनी कोरेन उसी अपार्टमेंट में रहता था। आप सुन लीजिए साहब, है ना इंटरेस्टिंग बात? इंटरेस्टिंग भी है, डिप्रेसिंग भी है। मन में घबराहट होती है कि हमारा देश की सरकार किन लोगों के हाथ में खेल रही है। 2014 से 17 में, इंग्लिश में भी दोहराता हूं, बिटवीन 2014 and 17 when Hardeep Puri was hobnobbing with Jeffrey Epstein, Ehud Barak's chief aide Yoni Koren lived in this apartment, the same apartment of Jeffrey Epstein 13 times, 13 बार, कई कई दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए 13 बार। हम ये कैसे मान लें कि जेफरी एप्स्टीन, हरदीप पुरी, जो कि खुद एक अनधिकृत व्यक्ति था उस वक्त के लिए, सरकार का नुमाइंदा नहीं था, मोसाद के एजेंट से मिलकर क्या तय करता था वो तो आज भी आपको दिखेगा जब इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या तय करता था वो तो आपको इजराइल पिछली बार जब गए तब भी पता चल गया। योनी कोरेन बहुत बड़ा एजेंट माना जाता था, वो नहीं है दुनिया में। उसके बारे में एहूद बराक लिखते हैं, अ टैलेंटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर विथ एंडलेस लॉयल्टी टू द रोल, द आईडीएफ एंड द स्टेट। एक कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स ने, जिसको सीएचएस कहते हैं, एफबीआई को बताया, एप्स्टीन was close to the former prime minister of Israel, Ehud Barak, and trained as a spy under him. यह बात एफबीआई के स्टेटमेंट में है कि एप्स्टीन एक स्पाई था, उसकी ट्रेनिंग एहूद बराक के अंडर हुई। मैं 2-3 बार दोहराऊंगा क्योंकि यह समझ लेना चाहिए हमें। भारत को सबसे बड़ा खतरा अगर आज किसी से है तो भारत की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे है, क्योंकि वो इन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। The biggest threat to India is the people who are governing India today, because they are playing in the wrong hands ever since 2014. And that's the cause of serious concern, serious worry, which all of us share. 2020 से 24 के बीच में जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इजराइल से हुए 34% हुए। भारत इजराइल के रक्षा बाजार का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभर गया 2020 से 24 के बीच में। ये क्रोनोलॉजी का नतीजा है, ये वो मेल्स का नतीजा है, ये फोन कॉल्स का नतीजा है, ये उन मीटिंग्स का नतीजा है जो एप्स्टीन के घर पे हरदीप पुरी एहूद बराक से करते थे या योनी कोरेन से करते थे।
ये उन मीटिंग्स का नतीजा है जो अनिल अंबानी वहां अमेरिका में या फ्रांस में या कहीं भी जाकर करते हो इन सब लोगों से, और यहां आकर दिल्ली में किससे मिलते थे आपको मालूम है। ये नतीजा है। भारत का पैसा, भारत का टैक्स पेयर का पैसा कहां खर्च होगा, हथियारों में, किन हथियारों में, कहां से खरीदने हैं, इसको तय करना चाहिए। आप बताइए, भारत की सरकार को, विशेषज्ञों को, ब्यूरोक्रेसी को, ऑफिसर्स को। कौन तय कर रहा था? एप्स्टीन। मेरा आपका पैसा कहां खर्च होगा यह तय एप्स्टीन कर रहा था, और आज भी कर रहा है। वो नहीं है कोई बात नहीं, उसके लोग कर रहे हैं, उसका जो एक ब्लूप्रिंट है उसके माध्यम से हो रहा है, जो फॉर्मुलेशन उसने दी है उस फॉर्मुलेशन के तहत हो रही है। पात्र बदल गए, काम चल रहा है। 2017 में एक मिसाइल सिस्टम एग्रीमेंट हुई $2 बिलियन की, 2017 में अप्रैल में हो गई थी। ये सब इन्वेस्टमेंट्स थी ताकि रिश्ते अच्छे हो जाएं डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू इजराइल से। 2017 नेवल एलआर सैम प्रोक्योरमेंट $770 मिलियन। की लिस्ट बता रहा हूं क्या क्या हुआ इन मुलाकातों के बाद, इन बातों के बाद। 2017 में, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के फोन में भी आया था, कुछ लोगों के पेगासस भी हुआ था, हम सबके फोन में आया था, नॉक नॉक पेगासस हियर। यह भी 2017 में हुआ। पेगासस इंटेलिजेंस पैकेज, ये रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी कि 2022 की एक इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, उसमें पेगासस स्पाईवेयर मिसाइल सिस्टम वर द सेंटर पीसेस ऑफ अ ब्रॉडर $2 बिलियन इंडिया इजराइल डिफेंस पैकेज अग्रीड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये हो रहा था हरदीप पुरी साहब, अनिल अंबानी साहब, एहुद बाराक साहब और सबका मालिक एक एप्स्टीन साहब। यह हो रहा था। 2018 अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया, अदानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स ने एक जॉइंट वेंचर हैदराबाद में बनाया 2018 में, हर्मेस 900 ड्रोन्स बनाने के लिए। यह पहली इजराइल की ड्रोन बनाने की एक इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्री लगी, फैसिलिटी लगी जो इजराइल के बाहर है। इजराइल से बाहर ड्रोन बनाने की पहली फैक्ट्री भारत में लगी, हैदराबाद में लगी, 2018 में लगी। मुलाकात कब हुई? 17 में हुई। ये सब बातें जो हो रही थी, ये सब 14 से 17 के बीच में हो रही थी। उसका नतीजा ये निकला। 2020 नेगेव लाइट मशीन गन कॉन्ट्रैक्ट। In March 2020, India signed a 880 crore contract with Israel Weapon Industries for Negev light machine guns. 2022 टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 2022 हाइफा पोर्ट एक्विजिशन, हाइफा पोर्ट अदानी पोर्ट्स ने जो अक्वायर किया, ये 2022 में हुआ। 2023 एक्सपेंशन ऑफ ड्रोन प्रोडक्शन। 2023 अथर्वा एडवांस सिस्टम इन्वेस्टमेंट। 2024 डिफेंस सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। 2025 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोलैबोरेशन। फरवरी 2026 ऑटोनॉमस गार्ड मार्केट एंट्री। मेरा और आपका पैसा यहां खर्च हुआ। खर्च करना कैसे होना है, कब करना है, किससे खरीदना है, ये सब किसने तय किया? एप्स्टीन ने तय किया। किसकी मदद ली? हरदीप पुरी साहब की मदद ली, अनिल अंबानी साहब की मदद ली, एहुद बाराक तो उन्हीं का ही है। इजराइल गए हैं प्रधानमंत्री, पार्ट 2 नच बलिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब लास्ट में आता हूं। 24 मई 2019 को जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को कहते हैं, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग, he won with huge mandate. His guy said that no one in Washington speaks to him. However, his main enemy is China and their proxy in the region Pakistan. They will host the G20 in 22. Totally buys into your vision. जेफरी एप्स्टीन बैनन को कहते हैं कि बहुत अच्छी मोदी मीटिंग हुई। अब किसकी हुई हमें नहीं मालूम, ये उन्होंने नहीं लिखा कि मेरी हुई, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। बहुत बड़े मैंडेट से जीते हैं, उसी वक्त रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले। उनका आदमी कह रहा है कि वॉशिंगटन में हमसे कोई बात नहीं करता और हमारा मेन दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है और हम G20 2022 में होस्ट करने वाले हैं। ये सब वो बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है जेफरी एप्स्टीन, व्हाइट हाउस के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी स्टीव बैनन को। टोटली बाइज इनटू योर विजन, मतलब आपकी विजन से बिल्कुल इन ट्यून है, मिलता जुलता है। स्टीव बैनन का जवाब आता है, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विद अस। याद है इवेंट हुआ था, अब की बार मोदी सरकार नहीं, ट्रंप सरकार। ये यहां भी जेफरी एप्स्टीन साहब, सबका मालिक एक, यहां भी चल रहा है। जेफरी को स्टीव कह रहे हैं, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विद अस। जेफरी एप्स्टीन को बैनन फिर कहता है, यू शुड मीट विथ मोदी। जेफरी एप्स्टीन बैनन को कह रहे हैं, आपको मोदी से मिलना चाहिए। आई कैन सेट, मैंने सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात रखी है,
आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं फिक्स कर सकता हूं। जेफरी एप्स्टीन कहता है कि वो मोदी से आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता है। अब किसी को कोई डाउट रहा? ये इसलिए हो रहा है हेडलाइन बदलने का काम, उदय चिप को अंदर कर दो ताकि हेडलाइन उदय चिप रहेगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। ट्रेड डील कर दो ताकि हेडलाइन ट्रेड डील पे रहे, ये मेल सामने नहीं आए। ये देश कितना बड़ा खामियाजा दे रहा है इस मेल को छिपाने के लिए। 500 बिलियन खरीद दो अमेरिका से, क्यों? क्योंकि ये मेल बाहर नहीं आनी चाहिए, एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्यों? एप्स्टीन की मेल्स बाहर आ जाएंगी। भारत के कपास के किसान जाए भाड़ में, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। यू शुड मीट विद मोदी, आई कैन सेट। क्या बच गया इसके बाद? कुछ बचा? कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत भी है इस मुद्दे पर? आप मुझे बताइए। बैनन उसका जवाब देता है, प्लीज, मतलब हां करो प्लीज। फिर जेफरी वापस बैनन को जवाब देता है, मोदी ऑन बोर्ड, मोदी सहमत है। अब ये किसके माध्यम से हो रहा है हमें नहीं मालूम। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, कौन, या खुद सीधा जेफरी एप्स्टीन मोदी से, वो हमें नहीं मालूम कौन किससे बात कर रहा है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को कह रहा है, हां डन, मोदी ऑन बोर्ड। छोटी बात नहीं है। ये हुआ, इससे डरे हुए हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, ये 3 शब्द 4 शब्द उसका पूरा कारण बता रहे हैं आपको हम। हेंस द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, देयरफॉर द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। If Jeffrey Epstein can send a mail to a very responsible White House official, Steve Bannon, the man considered closest to Donald Trump, तो जाहिर सी बात है कि वो जिम्मेदारी से बोल रहा है, गैर जिम्मेदाराना बात तो कर नहीं सकता। वो कह रहा है मोदी ऑन बोर्ड। उसके बाद हुआ हाउडी मोदी, एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ 22 सितंबर 2019 को वो स्टेडियम में, ह्यूस्टन में, टेक्सास में। देखा मोदी जी वो हाथ फैला फैला के बात कर रहे थे ना, आपने वो धागे नहीं दिखे आपको जो उन हाथों को कंट्रोल कर रहे थे। वो स्क्रिप्ट आपको नहीं मालूम कहां से आई थी, आज आपको हमने बताई है। एक रोबोट, अ कॉम्प्रोमाइज्ड रोबोट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हु इज विजिटिंग इजराइल अगेन टुडे। अ पपेट प्राइम मिनिस्टर who is afraid, and now we know why he is afraid of America, why he is afraid of Israel. These are the reasons he is afraid of Israel. अब आपके सवाल, एक पानी थोड़ा पीने दो बस। Very first question from here, sir, that being a Congress spokesperson, you are saying that PM is compromised, and BJP right now has done a press conference. Piyush Goyal is saying that whole Gandhi family is compromised. Don't you think that the real issues are being compromised of the nation? Well, I'm sorry, it's not the Gandhi family or the Congress party who is in power right now. People who are in power, I have shown you how they are compromised with evidence, not just the circumstantial evidence. Now we have the evidence right here. Forget Piyush Goyal. वो बाल ब्लो ड्राई करके आए थे आज या नहीं आए थे? अच्छा, गुड, क्योंकि पिछले 10 दिन तो हम ढूंढ रहे थे उनको। वो रात को 12-12, 1-1 बजे ब्लो ड्राई करके आ जाते थे, राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी वो है। अरे भाई, ट्रेड डील के बारे में बताइए, 18 दिन क्यों नहीं रुक पाए थे? किसने आपको गन पॉइंट पे ट्रेड डील फाइनल करने को कहा? अपने मंत्रालय के जवाब नहीं दिए होंगे उन्होंने। हाँ, तो फिर देख लीजिए, ये हालत है। Khera sahab, but Jagdish Puri is under ED scanner. ED is raiding him. Who is Jagdish Puri? Sorry, Hardip Puri. I don't know. Is he under ED scanner? I think I don't know about that. We can find out. होता नहीं है इस सरकार में, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। definitely Anil Ambani is. अनिल अंबानी का तो आप देख ही रहे हो, फिर भी बाहर तो है ना, अंदर तो नहीं हुए ना। But he has been served notice. So we'll have now. Please find out what went wrong where. ये सब जो ईडी और ये सब ट्रबल शुरू हुए अनिल अंबानी के, कब से शुरू हुए? एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र जब शुरू हुआ तब से शुरू हुए। ये सब तो अब आपको भी पता लगाना चाहिए। हाँ जी, एक तो सवाल सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये है कि जैसे आपने एक बार इसी मंच से बोला था कि हरदीप पुरी एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी तब दे रहे थे जब वो पब्लिक डोमेन में नहीं था। इसके अलावा जो आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अनिल अंबानी एप्स्टीन से बातचीत जो कर रहे थे पीएम के इजराइल दौरे के बारे में या फिर अमेरिका दौरे के बारे में, क्या इसमें भी कुछ ऐसी बात है कि पब्लिक डोमेन से पहले कोई जानकारी जा रही थी, या फिर एक इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक उद्योगपति एक लॉबिस्ट से जनरल बातचीत कर रहा है जिसको आप लोग पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे जनरल बात है जब वो कह रहे हैं, डेट्स बता रहे हैं, इस तारीख को वहां जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए,
डिफेंस स्ट्रैटेजी भारत की क्या होनी चाहिए, वो सब बातें आप पूछ रहे हैं। और फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वही सारी डील्स हो रही हैं इजराइल के साथ, तो बचा क्या फिर? सवाल कहां है मुझे बताइए, संशय कहां है मुझे बताइए, शक कहां है? खत्म हो गया, कोई गुंजाइश बची ही नहीं। सर जो एप्स्टीन फाइल्स है उसको लेके बिल गेट्स ने माफी मांगी है अपने एम्प्लॉइज से टाउन हॉल में, और कहा है कि मेरे जो लिंक्स थे एप्स्टीन से उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हालांकि जो क्राइम है एप्स्टीन का उससे उन्होंने कहा कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर जो भी उनसे कॉन्टैक्ट्स थे उसको लेके माफी मांगी है। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रांच है, काफी सारी इंडिया को लिंक करते हुए आपने ईमेल्स बताई, इंडिया के लोगों में लिंक करते हुए ईमेल्स आई हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से हरदीप पुरी का नाम आया उनको माफी मांगनी चाहिए? और दूसरा कि इस पूरे मसले को लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मतलब अभी पाकिस्तान को लेके जो बोला है कि मेरी बात हुई थी और पाकिस्तान पीएम उस पे बाद में आते हैं। हाँ, तो एप्स्टीन को लेके देखिए, पूरे विश्व में इस्तीफे हो रहे हैं और बहुत दुखद है कि एक सुसाइड भी हुई नॉर्वे में, जेल हो रही है, एंड्रयू को जेल हुई, जांच हो रही है, कई देशों ने जांच कमीशन बैठा दी है। भारत में क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू। भारत में क्या हो रहा है? हरदीप हैज रिटन अ वेरी गुड आर्टिकल, कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। भारत में ये हो रहा है। भारत में ऐसा क्यों हो रहा होगा? आपका क्या अंदेशा है? मेरा अंदेशा मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आप नहीं बोल पाएंगे। भारत में ये इसलिए हो रहा है कि जूनियर रोबोट तो सीनियर रोबोट के कहने पर सब कुछ करता था, तो जूनियर रोबोट को हटाए तो सीनियर रोबोट पर आंच आ जाएगी, वो तकलीफ में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ना केवल विदेशों के दबाव में हैं, विदेशों से ब्लैकमेल हो रहे हैं, विदेशों से कॉम्प्रोमाइज हैं, माफ कीजिएगा अपने कैबिनेट के इस मंत्री से भी कॉम्प्रोमाइज हैं, इनके भी दबाव में हैं, नहीं हटा पाएंगे। हेलो पवन जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग पूरे देश भर में प्रचार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का नारा दे रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े पोस्टर्स जारी किए हैं जिसमें नेहरू जी का है, राजीव जी का है और इंदिरा जी का है। कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने पूरा भाई उस पोस्टर पे तो हम जब जवाब देना होगा दे देंगे, जो देश की जनता दे चुकी कई बार, वो छोड़ दीजिए। आज सरकार किसकी है? नेहरू जी की है? बोलिए है? नहीं है ना? राजीव जी की है? बोलिए, सुनना चाहता हूं, बोलिए है? नहीं है ना? इंदिरा जी की है? बोलिए, बोलिए है? अरे हाँ या ना? नहीं है तो बोलो ना भाई। नहीं तो बीजेपी नहीं जानती ना साहब, हम तो जानते हैं, आप तो समझदार है। बीजेपी नहीं जानती ना कि सरकार किसकी, उन्हें याद दिलाइए। राहुल जी हैं क्या प्राइम मिनिस्टर? बताइए हैं? बोलो भाई, इतना सन्नाटा ठीक नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी, जो कि हमने साबित कर दिया आपके सामने पिछले 11 साढ़े 11 सालों से, कैसे एक यौन अपराधी, एक पापी जेफरी एप्स्टीन के हाथों खेल रहे हों, तो उसका जवाब ये तो नहीं हो सकता ना, जब नेहरू जी ने ये किया था और इंदिरा जी ने वो किया था और राजीव जी ने, भाई जवाब ये दो कि पिछले 11.5 साल में आपने क्या कर दिया? पूरे देश की विदेश नीति, रक्षा नीति एप्स्टीन के हाथों से चल रही हो और आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं। अब लोग हंसते भी नहीं है इन पर, इन चुटकुलों पर। अब लोग माथा पीटते हैं, ये कैसा रोबोट आ गया है बाल नरेंद्र। सर इसी क्रम में, क्योंकि बीजेपी की ओर से पीसी की गई थी और किस तरह राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं बार बार, या लो बुक प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए जॉर्ज सोरोस के सहयोगी से वो मुलाकात करते हैं, इसका आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया गया। आप लोगों ने अपने सरकार के दौरान किस तरह से समझौता किया देश हित के खिलाफ में रहते हुए? देखिए भाई, ये सब सुन लिया हमने, बहुत बार सुन लिया। मैं फिर दोहराता हूं चुनौती अपनी। बीजेपी दावे के साथ एक बार हमारी ये चुनौती स्वीकार करके दावे के साथ बोले कि बीजेपी का कोई लीडर, कोई मंत्री जॉर्ज सोरोस के संपर्क में नहीं रहता, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के किसी लीडर या मिनिस्टर के बच्चे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग ली हुई ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं कर चुके हैं या नहीं करते हैं। फिर जॉर्ज सोरोस पे आएंगे, जॉर्ज सोरोस पे भी हम करेंगे थोड़े दिनों में, इनका ये भी उतार देंगे, चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए हम पर। पवन जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, स्कैनर वाली बात को लेकर। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तमाम जिनके जिनके नाम आए हैं, या उनके इस्तीफे हुए या उन लोगों ने जो है उनको सजा भी हुई। दूसरा सवाल है, पिछली पीसी में आपने कहा था कि हम रवि मंथा के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, जल्द ही उनका नाम भी करेंगे। अभी तो इंपॉर्टेंट लोगों को तो पहले करने दो, वहां भी आएंगे, निश्चिंत रहिए। रही बात आपकी पहले सवाल की, यहां क्यों नहीं हो रहा एक्शन, उसका मैं मौसमी जी को जब जवाब दे रहा था तो मैंने बताया यहां इसलिए नहीं हो रहा एक्शन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम दबे हुए हैं, पीएम ब्लैकमेल हो रहे हैं, पीएम के हाथ बंधे हुए हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते।
ये अपने कैबिनेट कोलीग्स से दबे हुए हैं, अब ये हालत हो गई है। माइक दो उनको। अभी नहीं, इस पे आएंगे, उस पे भी आएंगे, अभी तो पवन जी, उसमें एप्स्टीन का कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो फिर रुकिए ना, उम्मीद करता हूं नहीं है। Pवन जी, your party leader Priyanka Gandhi Vadra has once again raised the issue of people killed in Gaza. वही, It has coincided with the this village entire of Prime Minister Modi. this entire press conference is dedicated to Israel Part 2, the second visit of Prime Minister to Israel. We exposed why he went to Israel the first time in 2017, July 5th and 6th. We exposed what happened after his visit, subsequent to the visit, the deals, Pegasus, all the defense deals. We exposed who made him go to Israel. We exposed what was the agenda of going to Israel, part 1. Part 2, we have discussed the drastic change in India's foreign policy vis-a-vis Israel and Palestine happened because of Epstein. Epstein decided that. When I say Epstein, I mean the lobby of, ये इसमें ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़िए, प्रोडक्शन किसका है देखिए जरा, बोलिए बोलिए, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। ये इन लोगों ने तय किया। भारत अपनी स्वायत्तता खो चुका है। अफसोस इस बात का है कि एप्स्टीन, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, इन लोगों के माध्यम से हमने अपनी स्वायत्तता खोई है। प्रियंका जी ने जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा पूरे देश को आक्रोशित कर रहा है। जो नरसंहार हुआ, उस पर एक शब्द नहीं निकलता, और अब हमें समझ में आता है कि शब्द क्यों नहीं निकलता, क्योंकि आका जो बैठे हैं अमेरिका में, जीवित और मृत, क्योंकि जो एप्स्टीन अगर मृत हो भी गया है तो उसकी फाइलें तो जिंदा हैं, उसकी फाइलें तो उसके मरने के बाद जिंदा हुई हैं, और उन जिंदा फाइलों में ऐसे ऐसे राज दफन हैं कि प्रधानमंत्री एक नरसंहार की निंदा नहीं कर सकता। बच्चे, फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चों का जो नरसंहार हुआ, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उसके बारे में एक शब्द भारत के मुंह से नहीं निकलता। उसका कारण यह है। कोई और क्वेश्चन? क्योंकि मैं भी थक गया हूं, बोलो। सर, नैना फ्रॉम इंडिया डेली। मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, एक तो एप्स्टीन फाइल को लेकर हम देख रहे हैं दुनिया भर में हलचल है, वहां पर अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, कभी माफी के नाम पर, या फिर ये कहा जाए कि सत्ता तक चली जा रही है, कुर्सी तक चली जा रही है। यहाँ पर अब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जिस तरह से कनेक्शंस हैं, यहाँ पर अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या आने वाले वक्त में सदन में भी इसकी आवाज उठाई जाएगी? और अब ये मैडम सदन और सड़क से बहुत आगे जा चुकी है बात। जब ये बात साबित हो जाए कि पूरी विदेश नीति, पूरी रक्षा नीति, सारे निर्णय इस देश के एक यौन अपराधी के माध्यम से लिए जा रहे हों, तो हम और आप तो वोट देते थे प्रधानमंत्री चुनने के लिए। हमारे वोट से एक रोबोट चुनकर आ जाए जिसका कंट्रोल इजराइल और अमेरिका के हाथ में हो, तो अब संसद क्या बचा और सड़क क्या बचा? एक और क्वेश्चन, स्टूडियो में शुरू होना जरूरी है अब ये सब बातें। सर, एक और क्वेश्चन है इजराइल को लेकर। पहले भी खासतौर से इंडिया और इजराइल का कनेक्शन रहा है। 2009 में तो सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता एक तरह से इजराइल था। हाँ, ये बात अलग है कि परमानेंट पार्टनरशिप के तौर पर कभी उजागर नहीं किया गया। तो आज जो तस्वीर है वो इतनी ज्यादा अलग क्यों है? बहुत अलग इसलिए है कि आपने एक फंडामेंटल डिफरेंस इजराइल के साथ हमारे रिश्तों में कर दिया। हम रिश्तों के खिलाफ तो कभी थे भी नहीं, लेकिन एक हमारी एक अप्रोच थी 2 नेशंस की, 2 देशों की, जिसमें फिलिस्तीन के अधिकारों की पूरी रक्षा हो। वो सब हमारी स्टैंड एक रहा हुआ है। अब आप देखिए हमारा स्टैंड क्या है। अब महमूद अब्बास अगर हिंदुस्तान आ जाते हैं तो एप्स्टीन को बुरा लग जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारी विदेश नीति एप्स्टीन नहीं तय करता था। हमारी विदेश नीति एक कुछ मूल्यों पर थी, कुछ आदर्शों पर थी, मानवता के मूल्यों पर थी, और उसका सम्मान पूरे विश्व में होता था। प्रियंका जी ने यह मुद्दा बहुत बार पहले भी उठाया है। तो हमारी विदेश नीति की तो तुलना इनसे आप कर ही नहीं सकते। जी Sir, on another topic. What is the topic? Sir, there's a viral video of a man offering namaz on a ground in Rudrapur, and he was kicked and abused. This is every day you will see these videos. Every day you will read these news reports, where I mean it's painful to see that a person belonging to a minority community, a Muslim community, practicing roza, he's fasting, wants to offer his namaz. He's doing it in a field, not disturbing anyone. And the way he was kicked, 2 days ago it happened in Uttar Pradesh. A minor scuffle on the road, which normally happens, and we sort it out. 3 Muslims were bashed up badly. Now we have to ask our government, what is the kind of atmosphere, the environment that you've created? But I'm very proud of Rajasthan, the state where I come from, where a BJP MP was distributing blankets to the poor, and suddenly he realized that some Muslim women have taken the blankets. He took the blankets back from those Muslim women just because they were Muslim.
And why I am proud of my state is that Hindu community got together, returned all the blankets back to that BJP, that shameless BJP MP. I'm very proud of the Youth Congress in Rajasthan. They went and distributed blankets to the poor, irrespective of which caste, which religion they were from. Poverty has no caste, no religion. But the atmosphere of absolute hatred that Mr. Narendra Modi has created in this country is something which we are all ashamed of. You and I should be ashamed of. It's an ancient civilization. It cannot get insecure by anyone, from anyone. It's the government which is insecure. It's the RSS ideology which is insecure. And they have every reason to be insecure because they have no feet to stand on. आप इनसिक्योर हैं, आप असुरक्षित हैं, मतलब थोड़ी कि भारत की सभ्यता असुरक्षित हो गई। अरे जहां कबीर चले, नानक चले, गौतम बुद्ध चले, महावीर स्वामी चले, वहां सभ्यता असुरक्षित हो जाएगी एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से? अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है, वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। ये सभ्यता क्या असुरक्षित हो जाएगी? एक मुसलमान गरीब महिला को कंबल मिल गया तो असुरक्षित हो गए आप। लानत है इस पार्टी पर, लानत है मोहन भागवत पर, लानत है आरएसएस पर। ये देश इन सबसे बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। ये चले जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इतिहास के कचरा पात्र में मिलेंगे ये सब लोग, इनकी करतूतों की वजह से। अब मोदी जी जवाब दें, अगर अनुमति दे एप्स्टीन की आत्माओं ने तो। एप्स्टीन का भूत की बिना अनुमति के मोदी जी अब किसी बात का जवाब नहीं देंगे। सर आप डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील करवाई, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया कि ट्रेड डील 20 फरवरी से पहले हो जानी चाहिए। ब्राजील ने नहीं की। ब्राजील ने कहा कि साहब हम इंतजार करेंगे 20 तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला था। मैंने आपको नहीं बोला, शायद कहीं और बोला था। वो हल्दीराम है ना ब्रांड, इन मोदी जी की जल्दी राम ब्रांड है। इतना डर जाते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ बेच दो भैया, जल्दी जल्दी किसानों को मारो, निपटाओ। क्यों? एप्स्टीन का भूत। हाँ जी तेजपाल जी। हाँ सर, आप विदेश नीति के लिए और ट्रेड डील के लिए भी एप्स्टीन फाइल को जिम्मेदार बता रहे हैं। कल रैली में भी राहुल जी ने कहा था कि उस एप्स्टीन फाइल में बहुत माल है, तो पहले तो उस माल से आपका संबंध आज तो कुछ माल दिखाया आपको कि अनिल अंबानी तय कर रहे हैं यहूद बराक के साथ, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, यहूद बराक, ट्राइका, ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के बीच में एप्स्टीन, दूसरा जो रोबोट प्राइम मिनिस्टर। अब इसके बाद तो और कई माल निकलेगा, जब निकलेगा फिर बताएंगे। नहीं, जो माल है उसकी माल की वजह से वो रोबोट हैं या ब्लैकमेल हो रहे हैं? ब्लैकमेल हो रहे हैं इसलिए रोबोट है। मैं और आप तो रोबोट नहीं है। थैंक यू। एक सवाल है आप पवन जी, एक सवाल है। एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा में एक चैप्टर ऐड किया गया है न्यायपालिका में करप्शन को लेकर, जिस पर सीजीआई ने सुओ मोटो लिया और कहा है कि किसी को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जाए। क्या कहेंगे इसको स्टडी कर लेने दीजिए। हमारे यहाँ भी हमारे अभिषेक सिंघवी जी शायद इस पे करने वाले हैं कुछ, तो फिर तब बात करेंगे। थैंक यू। दो छोटे क्वेश्चन है। एक, आप बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जेफरी के हाथ का रोबोट है, लेकिन क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड? क्यों? यही तो, वहीं तो पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे करके। रास्ते में कभी अनिल अंबानी मिल जाते हैं, कभी हरदीप पुरी मिल जाते हैं, कभी यहूद बराक मिल जाते हैं। तो कई लोगों के माध्यम से हम भी पहुंच रहे हैं वहां, आप भी पहुंचे, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति भवन से